हे गाइस हाय। सो हमने अभी तक मैथ्स काफ़ी कवर कर लिया है। वी हैव आल्सो स्टार्टेड कवरिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद विमल सर। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज़ लेफ्ट, राइट? सो दैट इज़ रीजनिंग, राइट? सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सीसैट। सीसैट में तीन चीज़ें आती हैं, एक हो गया मैथ्स, एक हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक हो गया रीजनिंग। अब आप इसको देखो, व्हाट आर द ट्रेंड्स, राइट? वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर बट नाउ इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू एम्फसाइज हियर अगेन। तो अगर आप देखोगे तो रीजनिंग अब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चंस कभी-कभी ज़्यादा आ जाते हैं। सो लेट्स से जनरली वी कैन ईज़िली एक्सपेक्ट मोर देन 10 क्वेश्चंस, राइट? 12 से 13 क्वेश्चंस ईज़िली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कभी-कभी 20 प्लस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं रीजनिंग से। सो दैट इज़ व्हाई रीजनिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। यस, इसमें मैथ्स की तरह आपको बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स के नाम और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट रीज़निंग इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर एक बार आप लॉजिक समझ गए, तो इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं एंड देयर आर पर्टिकुलर सेट्स, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रैंडम क्वेश्चंस आ जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। सो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड द वेरियस प्रीवियस ईयर पेपर्स, सो ये ब्रॉडली वो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। So you'll have blood relations, clock, calendar, seating arrangement, cube and dice। तो मोटा-मोटा इसी में आपके सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ यू आर एबल टू डू वेल, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिलेबस वेल और ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर लोगे, सो मेजॉरिटी चंक ऑफ योर रीजनिंग क्वेश्चंस व्हिच यू विल गेट इन द एग्जाम यू विल बी एबल टू आंसर। तो इसी को मिशन लेते हुए, इसी को टारगेट लेते हुए आज का सेशन अब हम शुरू करेंगे। तो रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ब्लड रिलेशंस। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज इट्स वेरी इंट्यूटिव। हमको पता है कि यार ब्लड रिलेशंस क्या है एंड वी कैन इजीली go about and understand about it. Now, before we move ahead, a little bit more about myself. So, those who are not aware या रीजनिंग पहली बार देख रहे हो, सो माई सेल्फ कार्तिक, और मैंने यूपीएससी सीएसई 2017 में क्लियर किया है विद एन AIR 529 और मैंने एप्टीट्यूड रिलेटेड बहुत सारे टॉप एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड क्लियर किए हैं, इंडिया के भी वर्ल्ड के भी। सो आई हैव 160 प्लस स्कोर इन सीसैट इटसेल्फ बाय द वे एंड आई एम एन IITian। और मैंने जीमैट जो कि एक इंटरनेशनल एग्जाम है एप्टीट्यूड का, रीजनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा चेक होती है उसमें, सो आई हैव अ टॉप 1% स्कोर देयर एज वेल। और आई हैव अ टॉप 100 रैंक इन गेट एंड अ टॉप 10 रैंक इन IES एज वेल। तो द होल पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि यार रीजनिंग हो गई या फिर मैथ्स हो गया या इवन आरसी हो गया, आई हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि क्या सोच के ये पेपर्स बनाए जाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही जो मेरी लर्निंग्स है, जस्ट वांट टू शेयर ऑल ऑफ दैट विथ यू। और आज अब हम रीजनिंग का लेसन बहुत बढ़िया तरह से अब शुरू करते हैं, ठीक है? सो ब्लड रिलेशंस आज का ये टॉपिक है, वी आर स्टार्टिंग हेयर। नाउ ब्लड रिलेशन, अब वैसे तो हमको पता ही है, राइट? सो इफ यू आर एबल टू relate to some person by blood, we call it as a blood relation. So for instance, you're related to your mother, your sister, your father, your brother, right, and so on, right? तो जिससे आपका blood relation है, उनसे आप कहोगे these are the people with whom I have blood relations, people with you जिनका आप ब्लड से रिलेटेड हो, राइट? सो हाउ यू आर रिलेटेड टू देम यूजिंग ब्लड। तो जैसे अगर इफ यू आर बॉर्न टू योर मदर, सो ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर मदर टू यू, राइट? सो इसी तरह मदर का जिनसे ब्लड रिलेशन रहा होगा, ऑटोमेटिकली आपका उनसे ब्लड रिलेशन बन जाता है, ठीक है? सो इसको अगर मैं एक लॉजिकल डेफिनेशन की तरह देखूं तो इसको ये बोलते हैं, ब्लड रिलेशंस रिफर टू फैमिली कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स established through shared ancestry and biological ties, ठीक है? ancestry सेम हो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा, तो दे आर ऑल ऑल्सो रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशंस, राइट? क्योंकि हमारे मदर और फादर्स वी आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स, ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली एक तरह से ब्लड का रिलेशन बन गया, ठीक है? एंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर रिलेटिव्स, ठीक है? तो ये बहुत इनफॉर्मल टाइप की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, एक बेसिक सी कुछ चीज़ें दिखाऊँगा, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करती है एंड उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि यार ये इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है यहाँ पे इन इन टर्म्स ऑफ सीसैट। सो इफ यू सी क्वेश्चंस अगर आपके आएँगे तो ऐसी चीज़ें बताई जाएँगी, समवन इज़ मेल,
let's say X is male, okay, Y is female, then X is let's say the husband of Y. तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नोट व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। इसको बिल्कुल ज़रूर अभी तुरंत नोट करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये नोट कर लिया, ये क्लियर है या नहीं। इसको मैं समझाऊंगा। तो पहले अगर मुझे मेल को शो करना है तो मैं इस बॉक्स के अंदर लिखूंगा, मतलब अगर एक्स इज मेल मुझे दिखाना है, सो राइट इट एज एक्स और उसके एक बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। फीमेल इफ आई हैव टू शो, लेट्स से ऐसे y इज फीमेल, तो मुझे फीमेल को ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से इसके बाद मैं कहता हूँ दैट x एंड y आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो इन दोनों को जोड़ने की, टू शो दैट रिलेशनशिप व्हाट डू आई हैव टू डू, मैं x बनाऊंगा, मैं y बनाऊंगा, एंड देन आई हैव टू शो दैट रिलेशनशिप यूजिंग दिस टू लाइंस। तो अगर मैं ऐसे कोई डायग्राम बनाता हूँ, मतलब दे आर वाइफ एंड हस्बैंड, ठीक है। Now let's say parent child relationship, let's say कि इन they both have a child Z, तो उसको कैसे शो करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से, क्योंकि ये पहली जनरेशन है और वो दूसरी है, राइट, बिकॉज दे आर द किड्स, तो एक जनरेशन नीचे है, तो इसके लिए इंट्यूटिवली एक हम लाइन बनाएंगे। सो लेट्स से Z इज द चाइल्ड एंड लेट्स से Z इज फीमेल, Z इज डॉटर, सो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल क्लियर हो गया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया। Now let's say they also have another son, ठीक है, मतलब Z has a sibling, अगर X और Y का एक son भी है, so they have a sibling, so which means Z का एक sibling है, which is let's say उसको हम कह देते हैं P, and P I am saying brother, तो इसको मैंने लिख लिया ऐसे, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या बोलता है, एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ जेड, जेड इज द सिस्टर ऑफ पी। ये जेंडर हमने बॉक्स और सर्कल से डिफाइन कर लिया, फीमेल मेल, और सिमिलरली क्योंकि वाई इज द वाइफ ऑफ एक्स, तो ऑटोमेटिकली वाई बिकम्स द मदर ऑफ पी एंड जेड, ठीक है। इस तरह से हमने ब्लड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर लिए। सो इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करो और कमेंट्स में बताओ व्हाट आर योर आइडियाज अबाउट दिस अप्रोच, और क्या सोच रहे हो, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है ना एक वर्बल चीज को क्वांटिफाई करने की, इजंट इट। तो इसको यूज करके हम सारे क्वेश्चन सब पीवाईक्यूज टैकल करेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज है कि जो सारे सी सैट के लेसन है, अभी मैथ्स के हो गए, अभी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो रहा है, या फिर जो अभी रीजनिंग का हम कर रहे हैं, सारे लेसन आपको एक ही जगह मिलेंगे। वो कहाँ पे, कलाम के वेबसाइट पे, वेयर एट kalam.in/UPSC -CSAT -2024, ठीक है। सो आई शेयर दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, मेक श्योर अब वहां जाके पढ़ो। उसमें फायदा क्या है कि वीडियो लेसन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ एक बढ़िया अलग से एक्सप्लेनेशन और एक कोर्स की तरह एक ही जगह आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। एक बार चला के देखो, आपको खुद बहुत मजा आएगा, आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। सो अब ऐसा करते हैं कि ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि एज ए ऑलवेज से लर्निंग तो क्वेश्चन से ही होती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इट सेज ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अब बी का मतलब ब्रदर है, सिबलिंग्स है, ठीक है। अब ए ब्रदर है, तो ए क्या हुआ, ए इज मेल, तो ए को मैंने ऐसे लिख लिया। ए का सिबलिंग है बी, बट बी का जेंडर नहीं पता मुझे, आई डोंट नो द जेंडर ऑफ बी, तो उसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, ये कर लिया। सी इज द फादर ऑफ ए, मतलब सी फादर है, तो एक वर्टिकल लाइन जाएगी, सी लिखा, सी क्योंकि फादर है, मेल है, ये कर लिया हमने, दिस इज डन। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अब इनके बीच का रिलेशनशिप ए बी सी से कैसा है समझ नहीं आ रहा, तो चलो पहले फोर्थ पढ़ लेता हूँ, मे बी इट बिकम्स ईजियर। ई इज द डॉटर ऑफ बी, अच्छा, तो ई इज द डॉटर ऑफ बी, बी का जेंडर अभी भी नहीं पता भाई, तो भाई ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी मैंने ले लिया। एंड डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अच्छा, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, मतलब ये सिबलिंग है ई का, एंड सिंस इट्स अ ब्रदर आई हैव टू राइट इट लाइक दिस, ठीक है, क्लियर है। सो ये हमारी बन गई पूरी ट्री। सो इसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री, क्योंकि एक ट्री की तरह दिख रहा है, ब्रांचेस हैं, ठीक है, एंड सो ऑन।
सो द अंकल ऑफ डी इज, डी का अंकल कौन है? नाउ बी के बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, राइट? व्हाट इज बी, इजंट इट? मतलब मेल है फीमेल है, तो डी का अंकल कौन होगा? सो एट द एंड ऑफ द डे बी इज द फादर ऑफ, मतलब फादर या मदर दोनों हो सकता है। बी इज द मदर और फादर ऑफ डी, क्योंकि ई एंड डी आर सिबलिंग्स एंड बी इज द पेरेंट ऑफ ई। ठीक है, नाउ जो पेरेंट है उसके ब्रदर एंड सिस्टर ही तो उसके ब्रदर ही तो अंकल होते हैं, राइट? ब्रदर एंड सिस्टर आर आंट एंड अंकल, तो यहाँ पे अंकल की बात की है। सो बी का ब्रदर कौन है? राइट, बी का ब्रदर ए है, सो ऑटोमेटिकली डी का अंकल ए मिल गया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही सोचना है, इतना ही करना है आपको। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड दिमाग लगा के बैठ के सोचने से अच्छा हमने उसको कोडिफाई कर लिया यूजिंग आर सिंबल्स एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट व्हेन यू अप्रोच रीजनिंग बाय टेक्निक्स, बाय मेथड्स, साइंटिफिक अप्रोच जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इज जेड द ब्रदर ऑफ एक्स? अच्छा, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड। अच्छा, तो स्टेटमेंट वन कह रहा है एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो वाई लिखा मैंने, एक्स ब्रदर है तो एक्स को मैंने स्क्वायर में लिख लिया। वाई का जेंडर आई डोंट नो। ठीक है, एंड देन आई गेट एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, तो एक्स ही हो गया, एंड वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, तो वाई मेल मिल गया और जेड भी सिबलिंग हो गया, बट जेड का जेंडर नहीं पता मुझे। ठीक है, इसी स्टेटमेंट वन से मिला। स्टेटमेंट टू कह रहा है एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मतलब सेम चीज़ है, बस जेंडर नहीं पता, तो इसमें तो ऑलरेडी कम इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इज जेड द ब्रदर ऑफ एक्स। अब मुझे ये तो पता है जेड एक्स का सिबलिंग है, बट आई डोंट नो द जेंडर ऑफ जेड, राइट? मैंने ना सर्कल बनाया है यहाँ पे, ना मैंने स्क्वायर बनाया है। यहाँ पे भी ना सर्कल है ना स्क्वायर है, और दोनों स्टेटमेंट साथ में यूज कर लूँ तब भी कोई फायदा नहीं है, अकेले अकेले कंसिडर करने की जगह। तो इससे क्या पता चलता है कि मुझे जेड जेड का जेंडर पता ही नहीं चलेगा। तो अगर मुझे जेड का जेंडर नहीं पता, तो हाउ कैन आई से वेदर जेड इज ब्रदर ऑफ एक्स और सिस्टर ऑफ एक्स? आई कैन नॉट से। तो देख के लग सकता है यार ये तो ऑब्वियस है, हो गया सही, पहला स्टेटमेंट सही है, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज जेंडर नहीं पता है। वी नो इट्स जेड इज अ सिबलिंग, बट वी डू नॉट नो द जेंडर। तो इसीलिए जेड का मैं नहीं बता सकता, इसीलिए चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, स्टेटमेंट्स दोनों यूज कर लूँ, अकेले यूज करूँ, नहीं बता सकता। तो आंसर वुड बी डी, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? देखो क्वेश्चन कैसा इंग्लिश में था उसको हमने डायग्राम और एक लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व कर लिया। यही करना है हमको रीजनिंग के क्वेश्चंस में। ठीक है, एंड आई वांट टू चैलेंज यू गाइस अ बिट इन रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि थोड़ा चैलेंज हो गए ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे, थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस पे जाओगे जो मे बी हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो या सॉल्व ही ना हो, लेकिन उस उनको सॉल्व करने के अप्रोच में जो मेहनत उस प्रोसेस में करोगे ना, वो असली लर्निंग है। सारे क्वेश्चंस ईजी दे दिए और जल्दी जल्दी सॉल्व हो गए, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। उससे अच्छा ये है कि यार थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी और करेंगे इजी के बाद। अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व होते, इट्स ओके, बट आप ना उसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम दोगे ना, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। एंड अदरवाइज लेटर मैं आंसर्स तो शेयर कर ही देता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। नाउ पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली। अच्छा, R is the spouse of Q, मतलब they have a wife husband relationship, but I don't know who is what, like who is the husband, who is the wife. So इनका relationship हमने ऐसे चलो बना लिया। ठीक है, Q एक हो रहा है, spouse हो गए। ठीक है, U is the mother of T। अच्छा, तो U कोई है, is the mother of T। ठीक है, S is the daughter of U। ओके, सो U is the mother of T और S is the daughter of U, मतलब T की सिबलिंग ही हुई ना, यस। एंड S आई नो द जेंडर इज फीमेल। ठीक है, P's डॉटर इज T। ओ अच्छा, मतलब U की डॉटर तो है ही, P की भी है, मतलब दे डेफिनेटली हैव टू बी मैरिड टू ईच अदर, इजंट इट? तो ये हो गया।
एंड आर्स सन इज पी। अच्छा, तो इस तरह ये रिलेशनशिप होगी। तो वर्टिकल लाइन तो हम बना देते हैं, बट इट्स बेटर है चलो इसको ऐसे जोड़ दिया ताकि सिंपल हो जाए, ठीक है, वरना फिर से लिखना पड़ेगा। सो आर का व्हाट, आर का सन है पी, सो इसका मुझे मिल गया मेल, ठीक है, आर सन इज पी। एंड एट द एंड ऑफ द डे, इफ पी इज मैरिड टू यू, सो दिस हैज टू बी फीमेल यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या पता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब ये हमें पता लगाना है, ठीक है। अब क्यू का जेंडर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, राइट, आई डोंट नो। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि क्यू ग्रैंड फादर ही है, ग्रैंड मदर ही है, तो ये दोनों तो सही नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज आई डोंट नो द जेंडर ऑफ क्यू, सिंपल, ये नहीं, ये नहीं। आर इज द मदर ऑफ पी, आर का भी मुझे जेंडर नहीं पता। आई नो दैट ये मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं पी के, ये भी नहीं पता मुझे। और टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ ये चीज पक्का है, क्योंकि ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, और ये तीसरी जनरेशन है। सो क्यू का बेटा पी हुआ, एंड पी का P's daughter is T, so automatically T is the granddaughter of Q. So I don't know whether Q is grandfather or grandmother, but I definitely know that T is the granddaughter of Q. तो इसलिए ये सही है, ठीक है। ये भी हमने कर लिया। ये देखो इतना सारी इंग्लिश लिखी थी, सोचते बैठ के केवल कि खुद दिमाग लगा रहे हैं तो नहीं समझ आएगा कैसे सॉल्व करना है, बट अब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने बहुत सिंपली लिख लिया है, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं। Consider the following, including the question and the statements. There are 5 members A, B, C, D, E in a family. मतलब परिवार में 5 लोग हैं, A, B, C, D, E। अच्छा, मुझे बताना है what is the relation of E to B। ठीक है, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है, और मुझे इन स्टेटमेंट्स को पहले लिख लेता हूँ, फिर देखते हैं किस कॉम्बिनेशन से मैं आंसर कर सकता हूँ। बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग which one of the following is correct in respect to the above question and statements, ठीक है। So A and B are married couple, okay, so A हो गया, B, ठीक है, I don't know their genders again। D is the father of C, okay, so D का जेंडर मुझे पता चल गया है, D is the father of C, ठीक है। E is D's son, very nice, so E becomes sibling, ठीक है, ऑफ सी, और ई है डी का सन, तो ये भी मेल है। ए एंड सी आर सिस्टर्स, अच्छा, तो मतलब यहाँ जो लिखा है मैंने, इसको यहाँ लिखने की जगह मुझे क्या करना चाहिए, ए और सी सिस्टर्स हैं, सिर्फ ए एंड सी आर सिस्टर्स, तो ये हो गए सिबलिंग्स, ठीक है, और ये हो गए फीमेल ऑटोमेटिकली। अब ए इज मैरिड टू बी, सो this becomes like this, and since this has to be a male, तो इसको हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि इसको यहाँ कंबाइन करके लिख लिया है। अब आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अब इनमें से आपको क्या बताना है कि ये मैंने चारों स्टेटमेंट यूज करके बनाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। अब क्या मैं आंसर कर सकता हूँ? हाँ, ये देख के तो मैं आंसर कर ही सकता हूँ, ठीक है। ए एंड बी मैरिड कपल हो गए, डी हो गए सी के फादर, ई इज डी सन, यस, एंड ए एंड सी आर सिस्टर्स, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट यूज करके तो आंसर मैं कर ही दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या उससे कम यूज करके कर सकते हैं आंसर, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। अब आप देखोगे, अगर मुझे बी और ई में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, तो ये 2 स्टेटमेंट्स तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ई यहाँ लिखा है और बी यहाँ लिखा है, ठीक है। इन दोनों को नहीं लूँगा तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसके साथ ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो ये दोनों तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों ग्राफ्स को मैं जोड़ ही नहीं सकता, राइट। बिना जोड़े रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करूँ, राइट। तो ई इज डी सन, अच्छा, तो इज डी सन को लिखना था एक्चुअली, चलो उस एनीवेज ये भी लिखना ही है, बिकॉज इसके बगैर होगा नहीं। सो इज डी सन, ठीक है, तो अब मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो
अगर मैं ये नहीं लिखता तब भी तो इनके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ। मतलब ये जो ग्राफ है और ये ग्राफ है, इनको जोड़ने वाला कुछ चाहिए ही चाहिए। इनको जोड़ेगा क्या? ए एंड सी आर सिस्टर्स, ठीक है? अब इसके बगैर मैं कर ही नहीं इन मुझे चारों स्टेटमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे। आप कुछ और ट्राई कर लो, लेट्स से आप कहते हो मुझे ये नहीं चाहिए, केवल इन तीनों से ट्राई करें, ठीक है? ए एंड बी आर मैरिड, ठीक है? फिर ई इज डी सन, अच्छा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। एंड ए एंड सी आर सिस्टर्स, अगेन सी लिख रहा हूँ, सी का फिर क्या करूँ, सी रिलेटेड ही नहीं है किसी से, सो मुझे सारे स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ेंगे वरना सॉल्व नहीं होगा। और जेंडर का भी इशू है, मतलब कोई चांस ही नहीं है उसके बगैर सॉल्व हो, तो मुझे फाइनली डी को ही सही करना पड़ेगा, इजंट इट? ठीक है, सो ए एंड बी आर मैरिड कपल, ये हो गया। डी इज द फादर ऑफ सी, ये हो गया, राइट, दिस वन। He is D's son, which is through here you can see, and A and C are sisters, ठीक है? तो ऐसे आपको सोचना है। अगेन सेम ग्राफ है, सेम टेक्निक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये देखते हैं, ये थोड़ा सा मे बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट है कंपेयर टू द क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ। So let's have a serious look at this. So it says a joint family consists of 7 members A, B, C, D, E, F and G with 3 females. अच्छा, ठीक है। G is a widow and sister-in-law of D's father F. अब G widow है, so G has to be female, right? And since she is a widow, so the person she would have been married to earlier, that person is not alive right now, right? So that person is deceased. So वो मेल रहे होंगे, but let's say इनमें से तो कोई हो नहीं सकते ए बी सी डी एफ जी, बिकॉज दे आर अलाइव, सो आई नीड टू से एक्स, ठीक? देन आई से शी इज ऑल्सो द सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। अब डी कोई है, उनके फादर हैं एफ, अच्छा, एंड शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ दिस एफ। सो उसका एक ही ऑप्शन है, दैट, एंड बाय द वे सिंस दे वर मैरिड, एक्चुअली यहाँ 2 लाइन्स होने चाहिए। सो सिंस शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? देयर इज ओनली वन वे, दैट एक्स हैज टू बी ब्रदर ऑफ एफ, राइट? तभी तो सिस्टर इन लॉ का रिलेशनशिप बनेगा यहाँ पे। अभी तक तो यही समझ आया है, ठीक है? हाई लाइकलीहुड है यही होगा। B and D are siblings. Okay, so B and D siblings, and A is the daughter of B. अच्छा, ठीक है। C is cousin of B. अब ये पहला जनरेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। C is the cousin of B, मतलब इसी जनरेशन में होना चाहिए C को। What is the option we have? कि G का चाइल्ड ही होना पड़ेगा, राइट, C को, वरना और इस जनरेशन में कजन कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, राइट? सो वी नीड अ C here. We again don't know the gender here, ठीक है? अब E कहाँ लिख सकते हैं? अब E को मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, आई मीन इन टर्म्स ऑफ E कहीं पे भी जा सकता है। बट क्या करेंगे हम क्वेश्चन में कि हमें ये तो पता है कि यार कम से कम 2 ऑप्शन तो सही है ना, लाइक आइदर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3। तो देखते हैं, ऑप्शंस देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि इन केसेस को क्या नैरो करता है, ऑप्शन समझने में हेल्प करता है। अगर E कह रहा है वाइफ ऑफ F, इफ E बिकम्स द वाइफ ऑफ F, क्या होगा? इसको ऐसे लिखूंगा मैं, अच्छा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है? क्या E अगर वाइफ ऑफ F है तो ठीक है, ये एक रिलेशनशिप हो गया, एक ऑप्शन था। E इज ग्रैंड मदर ऑफ A, उसको कैसे लिखेंगे? A है, F इज द ग्रैंड फादर ऑफ A, क्योंकि दिस इज द पेरेंट, एंड अच्छा E इज ग्रैंड मदर ऑफ A, अच्छा, ये दिस बोथ आर द सेम थिंग एक्चुअली, ओके। आंट ऑफ सी, अच्छा, ई क्या सी की आंट है? अब इसी डायग्राम में अब देखो, जी मदर है सी की, एंड दे जी एंड ई आर एट द सेम जनरेशन, राइट, सेम जनरेशन है, तो ऑटोमेटिकली ई आंट हो गई सी की। तो ये तीनों चीजें एक्चुअली सेम चीज है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता केवल 1 2 सही हो, 2 3 1 and 3, या तीनों सही है या तीनों गलत है। अब नन ऑफ दिस तो ऑप्शन है नहीं, तो ई को कहीं और लिखने की बजाय यहीं लिखना पड़ेगा, एंड इफ आई हैव टू राइट ई हेयर, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, मुझे ऑप्शन डी के साथ जाना ही पड़ेगा, ठीक है? इसको बनाना जरूर, लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम
एंड अगर आज ये टेक्नीक, ये जो मेथड हम कर रहे हैं पसंद आ रहा है, सो मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं होमवर्क पे। 2 तरह के आज मैंने होमवर्क सोचे हैं। ये वाला ईज़ी है, ठीक है? आई डोंट थिंक इसमें हिंट देने की भी ज़रूरत है। ए प्लस बी का ये मतलब है, ए इज़ द सन ऑफ बी, ए माइनस बी इज़, ए इज़ वाइफ ऑफ एफ। तो पहले हम क्या करेंगे, पी प्लस आर का मतलब हो गया पी इज़ सन ऑफ आर, आर माइनस क्यू मतलब आर इज़ वाइफ ऑफ क्यू। इनको सोच के, लिख के डायग्राम से चूज़ द करेक्ट आंसर। Now let's come to the other homework. Now this is slightly more difficult. Now try this. I know that ज़रूरी नहीं है कि each and every one of you will solve it, but इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस में आप सीखोगे बहुत। और एनीवेज आप मुझे ईमेल करो ना, ईमेल करो अपना आंसर। तो आपको इनकम्प्लीट भी हो, दिक्कत भी होती है, मैं तो आपको सही सॉल्यूशन ईमेल पे रिप्लाई कर ही दूंगा। आई विल बी शेयरिंग दैट लेटर इन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। बट आपको इंस्टेंटली ईमेल पे तो आप कुछ भी रिप्लाई करते हो, सर डाउट है, नहीं हो रहा सॉल्व, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सबका तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो इसीलिए ये वाला जो पैराग्राफ है, इसका आप आराम से बैठ के सॉल्व करो। एक-एक स्टेटमेंट लिखो, ठीक है? ये सारे फैमिली मेंबर हैं, ये सब ये में। अब ए द इंजीनियर इज़ मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर, ठीक है? मतलब ए मेल हो गया, ठीक है? क्योंकि द वाइफ इज़ अ लेडी, ठीक है? जज इज़ मैरिड टू लॉयर, सोचो एफ इज़ दिस। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि यार लोगों का प्रोफ़ेशन भी साथ में लिखना है और मुझे लोगों का जेंडर भी साथ में लिखना है। आई नो दिस इज़ नॉट एन ईज़ी क्वेश्चन, सॉल्व नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस पे टाइम स्पेंड करो। जो आप टाइम स्पेंड करोगे ना, वही जब इस पे से कोई और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा ना, ब्लड रिलेशन, वहाँ हेल्प करेगा। अगर मैं ये डायरेक्टली सीधा यहाँ सॉल्व करके लिख दूँगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। उससे अच्छा ये है कि अगर गलती से सॉल्व ना हो चलेगा, बट टाइम एंड एफर्ट इस पे लगाना ज़रूरी है। और मुझे ईमेल करके बताओ कि यार इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहाँ और क्या आ रही है, ठीक है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, ट्राई इट। अच्छी बात क्या है कि अगर आप इसको क्रैक कर लोगे, समझ आ गया क्या हो रहा है, तो इस पे एक्चुअली दिस इज़ अ पैसेज, तो इस पे 3 क्वेश्चन है। यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, 79, 80 भी इसी पे है, ठीक है? सो यूपीएससी में टफ क्वेश्चंस अगर पैसेज में आए, तो यू कैन नॉट स्किप, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है, 3-3 है। तो ऐसे क्वेश्चन से भागना नहीं है, ट्राई ज़रूर करो, ठीक है? और आंसर जिसको नहीं आ रहा है, आप मुझे बस ईमेल में लिख दो, सर आई कैन नॉट सॉल्व, प्लीज़ सेंड मी द सॉल्यूशन, तो मैं ईमेल में ही आपको बढ़िया से सॉल्यूशन भी भेज दूँगा। बाद में शेयर तो कर ही देते हैं, ठीक है? नाउ विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। ऑफ कोर्स मेल कहाँ करोगे? superk@kalam.in, है ना? तो ये मेल आईडी तो आप नोट कर ही लो, अब तक कर ही लिया होगा। और इसके साथ हमारा रफली 9% ऑफ रीज़निंग हो गया, राइट? रफली 10%, क्यों? क्योंकि 11 ही टॉपिक्स हैं मेनली। तो जल्दी से बढ़िया तरह से करोगे तो कवर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा कवर। तो इस तरह से हमारा रीज़निंग का जो पहला चीज़ है, शुरुआत हो गई है, और इसी तरह आगे के टॉपिक्स भी कवर हो जाएँगे। सो विद दिस लेट्स एंड दिस सेशन। बहुत मज़ा आया रीज़निंग पढ़ाने में, नया अप्रोच है, फ्रेश टॉपिक है, अलग तरह से सॉल्व कर रहे हैं। हम एक कॉम्प्रिहेंशन में लिखी हुई चीज़ को डायग्राम्स और ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग तो है भाई। तो इसी हिसाब से हम आगे के टॉपिक्स भी करेंगे। सो विद दिस आई विल टेक अ लीव। आज का होमवर्क बहुत ज़रूरी है, तो मेल ज़रूर करना है मुझे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एज़ वेल, ठीक है? सो अगले लेसन में फिर मिलते हैं बहुत-बहुत जल्दी, एंड I'll see you there. Okay? Take care and bye bye.